हमारा लेक्चर होगा बच्चे एलसीआर सर्किट पे। इसमें हम बात करेंगे कि वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, ये सब क्या चीजें होती हैं, है ना। तो आज का हम टोटल सारा समझने में लगाएंगे। क्वेश्चंस हो पाए तो करेंगे, वरना क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूरे अल्टरनेटिंग करंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही एलसीआर सर्किट के हैं, और जितने भी सर्किट्स हैं एलसी, एलसीआर, ये सब। तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। हो सकता है हमें एक दिन और फालतू लग जाए, तो कोई बात नहीं। आज हम इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे समझेंगे, और जितने क्वेश्चंस हो पाए वो मैक्सिमम करेंगे। तो क्या क्या करेंगे? वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर के बारे में समझेंगे। फेजर डायग्राम बनाएंगे एलसीआर पूरे के लिए, सर्किट के लिए। फिर उसी को तोड़ के देखेंगे कि अगर एलसी लगा हो और सिर्फ आरसी लगा हो तो क्या सीन रहेगा। और फिर इंडिपेंडेंट इम्पीडेंस की जो टर्म है इम्पीडेंस, उसको समझेंगे, ये इम्पीडेंस क्या होता है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबको ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्या करना है आज? Yes, तो yes, देखो, sir. अभी तक थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, अगर हम, तो सही रहे। अभी हमने रिकॉल में क्या किया हुआ है सर, कि हमने एक सर्किट लिखा हुआ है जिसमें प्योर रेजिस्टर लगाया हुआ है, और क्या लगाया हुआ है? इंडक्टर और कैपेसिटर। रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मैं सिर्फ फेजर डायग्राम बनाऊंगा जिससे सब क्लियर हो जाना चाहिए। इक्वेशन तो लिख ही देते हैं। V इज इक्वल टू क्या है? V sin V ओमेगा naught sin omega t. सब में V naught sin ओमेगा। यस सर। इसमें क्या हो जाएगा? I I naught sin omega t. उसमें I sin I naught sin omega t minus pi by 2. प्लस माइनस pi में I naught sin pi by 2. Omega t ये pi by I नोट है सबके अंदर फेजर में, ये E नोट है, सॉरी V नोट नहीं। ये हो सकता है क्या? V नोट नहीं हो सकता, क्योंकि V नोट कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा V नोट? सर ओमेगा टी एंगल पे। ओमेगा। तो ये x omega t end पे. ये y मान लो सबने। तो कितने एंगल पे मिलेगा? ओमेगा टी। कौन मिलेगा पहले? तो V नॉट। पीछे कौन मिलेगा? I naught फिर करंट है. आई नोट बोलना, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होगा सर? ओमेगा टी omega t पे मिलेगा और I naught नीचे की तरफ जाएगा. नीचे की तरफ होगा। V नोट तो हर जगह नहीं मिलेगा क्या? Yes sir. यस सर। इसमें क्या होगा सर? कितना जाएगा नीचे? नीचे या ऊपर? नीचे जाएगा। पाई बाय 2 नीचे जाएगा। पाई बाय 2 नीचे चला गया। कौन? I naught। और यहाँ पर पाई बाय 2 ऊपर चला गया। थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाए, मतलब लेवल कम रखें, क्योंकि आई नोट की वैल्यू कम होती है, राइट। बड़ा एरो बना दिया, इसका मतलब एरो ज्यादा बना दिया तो लीड तो कर रहा है, लेकिन वैल्यू तो कम ही रहती है ना उसकी। यस। लीड का मतलब है उससे आगे है, लेकिन वैल्यू कम रहती है, क्योंकि आई नोट क्या होता है इन कैपेसिटर के केस में? वी नोट डिवाइडेड बाय एक्स सी। और यहाँ पर क्या होता है? वी नोट omega s. क्या होता है? V नॉट Upon r. और एक्सएल किसके इक्वल होगा? ओमेगा L के. और यहाँ पर x is equal to 1 upon omega c. 1 upon omega. क्लियर है क्या? Yes sir. ये हमारा रिकॉल। अब आ जाओ, इसके क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। अब बात करते हैं। अभी तो सर्किट में सिर्फ आर था, एल था और सी था। अब हम इकट्ठा लगा देंगे सबको, और फिर उनको तोड़ के भी देख लेंगे कि अगर दो कंपोनेंट हो तो पहले इकट्ठा लगाते हैं। भाई आर भी है, एल भी है, और C कैपेसिटर। सी भी है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, राइट। तो ये तुम्हें अगर मैं दिखा दूं तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? आर एल सी, ये सिर्फ इस पे फोकस करो।
और ये क्या है ये भी बात करेंगे हम, बट इतना समझ में आ रहा है सर्किट। अब ध्यान से देखो, अब जो वोल्टेज थी पहले तो सिर्फ किसके अक्रॉस थी, रजिस्टर के अक्रॉस, अब इंडक्टर के अक्रॉस भी है और कैपेसिटर कैपेसिटर के के अक्रॉस। तो सर अब क्या होगा, जो नेट वोल्टेज अगर ये V है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, V नॉट, V नॉट। तो R L और C, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जो टोटल वोल्टेज V होगी वो किसके अक्रॉस होगी, V अक्रॉस R भी देखेंगे प्लस V अक्रॉस इंडक्टर भी देखेंगे और V अक्रॉस और VC कैपेसिटर भी देखेंगे। इंडक्टर के अक्रॉस तुम्हें पता है क्या होता है, IR यानी I नॉट साइन ओमेगा टी, बोलो पूरा बोलो, I नॉट sin omega t sin omega t sin omega t प्लस इसमें क्या इनटू में प्लस I R। नॉट इनटू में R I अगले का मैं जो लिख रहा हूँ ना अभी बाद में इसको समझेंगे कि यह सही लिख रहा हूँ या गलत, पहले अभी लिखते रहो, साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय R प्लस VL को क्या लिखूं, I नॉट sin omega t माइनस पाई बाय 2 yes sir into इनटू L में XL प्लस I not I sin not I not plus omega t plus pi by 2 into x XC क्लियर है क्या। yes sir yes इन सब में अगर मैं V की फॉर्म में ही लिखता तो इसको समझो, ये तो I की फॉर्म में हो गया IR। अगर मैं सिंपल इसको हटा के, मैं सारी चीजें लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन इसका कोई यूज नहीं था इस वाली इक्वेशन का इतना। अगर मैं V की फॉर्म में लिखूं सबको तो VR को क्या लिखूं, V नॉट sin omega t sin plus omega t VL को क्या लिखूं, sin omega V not sin omega t V not sin omega t V not sin omega t XL sin omega सेम आएंगे सर सब। सेम होता है सुनो Yes, सुनो sir. वही तो पूछना है, वही तो अभी देखना है क्या सेम आएंगे सब में, दिमाग लगाओ आप थोड़ा, दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या सेम आएंगे सब में। सर यहाँ पर ये तीनों वेक्टर्स में देख रखे होंगे, ये दिख रहा है, ये कोस फाई वगैरह छोड़ो, यहाँ पर बताओ करंट तुम्हें दिख रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक्सएल दिख रहा है, एक्ससी दिख रहा है, आर दिख रहा है, इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, बोलो थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मैं इसको आई की फॉर्म में लिख दूं, अभी जो तुमने लिखा था वो भी ठीक है, आई को क्या लिखोगे, आई नॉट, इसको क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा t into r आर, इधर क्या लिखोगे वी आर को, क्या मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ सर, वी आर को मैं क्या लिख दूं, आई, अगर सर सबकी सिर्फ क्या क्या ले रहा हूं मैं, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाए आई नॉट इंटू आर, क्या यही होगी क्या, yes sir ये वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू, टोटल मैक्सिमम वैल्यू, ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू, रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, ये किसकी इंडक्टर inductor कैपेसिटर, आई नॉट इंटू आर, इंडक्टर की क्या हो जाएगी, I not into L into XL I not into x I not into XC ये है वी नॉट, into x क्लियर है क्या। yes sir अच्छा दूसरे तरीके से भी बोल दिया, आप यहाँ दोनों इक्वेशंस को ध्यान रखना है, ऊपर वाली को भी और नीचे वाली को भी। किसी को कोई डाउट है इसमें, no sir अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यही वी नोट, वी नोट क्या है सर, ये टोटल जो वोल्टेज आई है, टोटल वाली है ना, टोटल जो बाहर से सोर्स दिया है ना, ध्यान से देखो, मेरा वी नोट, मेरा जो इंडक्टर है, इंडक्टर उस इंडक्टर कह रहा हूं, रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है मैक्सिमम वाली वो क्या है, V not sin omega t वी नोट साइन ओमेगा टी, सिर्फ वी नोट है ना, वी नोट कौन सी, आर बाहर वाली, वाली ए वाली है ना। अब अगर इंडक्टर की बात करूं तो ये वोल्टेज कितनी हो जाती है, सेम रहती है, लेकिन ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना एक बात मैं जो बोल रहा हूं, इसकी जो वोल्टेज आएगी इंडक्टर के केस में, जो वोल्टेज आएगी करंट की फॉर्म में मैं बात करूं तो क्या ये लीड करेगा, क्या नहीं करेगा, किसको वाला, रजिस्टर वाले को, नहीं और भी सुन और अच्छे से समझो, कोई बात नहीं, करंट की मैं बात करूं
करंट रेजिस्टर के केस में इसी जगह होगा क्या? Yes, sir. इसी जगह होगा, सिंपल, कोई दिक्कत? No, sir. करंट लीड करेगा किसमें? कैपेसिटर में। Capacitor में. कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर के लिए क्या लिखूं सर मैं, नीचे या ऊपर? ऊपर. ऊपर। सोचो, लीड कर रहा है या लैग करेगा? लीड करेगा, तो कैपेसिटर केस में ऊपर। Lead करेगा. क्या Yes, मैं sir. दूसरे तरीके से बात करूं, ध्यान से सुनना अब जो मैं बात कर रहा हूं। ये आई नोट है, ये वी नोट है, ये करंट रहेगा सब में आई नोट, क्योंकि सीरीज का सर्किट है, सब में करंट क्या रहना चाहिए? Same. अब इसके साथ कंपेयर करते हैं सर। अब जो वोल्टेज है उसको इसके साथ, हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? वोल्टेज को करंट के साथ। यस सर। ऐसा कर दो, आर में नहीं लिखता अब, ठीक है? ये आई नोट सब में रहेगा, क्लियर है? सीरीज के केस में जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस के केस में करंट और ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं, क्लियर है? हाँ सर, पक्की बात ना? रेजिस्टेंस के केस Yes, में sir. जो वोल्टेज है और जो करंट है दोनों सेम फेज में होते हैं, तो मैंने दोनों का एरो एक जैसा लगाया है, क्लियर है? हाँ जी सर। अब Yes. इंडक्टर के केस में जो करंट, जो वोल्टेज होती है वो आगे होता है या जो करंट होता है वो आगे होता है? Sir, voltage lead करती है. करंट तो यहाँ है, तो वोल्टेज इसके कहाँ पर होगा? 90 डिग्री आगे होगा या पीछे होगा? आगे होगा voltage. ऊपर बना दूं क्या? यस सर। इसको क्या लिख दूं? वी नोट एल, क्लियर है? अब Yes, इस sir. आई नोट से कंपेयर करो कैपेसिटर को। कैपेसिटर के केस में जो करंट होगा, वो जो वोल्टेज होगी, वो पीछे होती है या आगे होती है करंट से? पीछे. पीछे होती है। पीछे होती है। तो पीछे का मतलब क्या बनाऊं? नीचे. डाउन। ये क्या हो जाएगा? पहले मैं दोनों को बराबर बना रहा हूँ, वी नोट सी। इसी को कोई भी डाउट है इसमें, ये फेजर डायग्राम बनेगा आरएलसी सर्किट का, जो मैंने बोला है। मैंने किसके साथ कंपेयर किया? करंट के साथ। करंट सीरीज में है ना, तो मैंने सबके साथ कंपेयर कर दिया कि सर वी नोट जो वोल्टेज है वो तो करंट के साथ ही रहेगी, रेजिस्टेंस के केस में तो दोनों की सेम फेजर से दिखाया है। उसमें 90 डिग्री ऊपर दिखाया किसमें? इंडक्टर के केस में, क्योंकि करंट से वोल्टेज ज्यादा लीड कर रही होती है ना, लीड कर रही होती है। लेकिन कैपेसिटर के केस में वोल्टेज π/2 क्या हो जाती है? पीछे हो जाती है, इसलिए क्या कर रही है? लैग कर रही है। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. तो ये तो जनरल केस था। अब हमने इन सबको मिला के देखा है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें रेजिस्टेंस के साथ तो इनका समझ में आ गया, लेकिन वी नोट एल और वी नोट सी में कौन ज्यादा है कौन कम है ये नहीं पता ना अभी मेरे को। तो मैं पहले से ही दोनों केस करूंगा। मैं मान के चल रहा हूं एक बारी के लिए कौन ज्यादा है, वी नोट एल। तो मैं वी नोट सी को थोड़ा सा क्या बना दूंगा? छोटा। क्लियर है क्या? यस सर। थोड़ा सा इसको छोटा बना दिया, बस इसी वजह से कि मैंने लेट किया है कि वी नोट सी इज लेस देन वी नोट एल। सिर्फ इसलिए। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। इसी को बोलते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। वोल्टेज इम्पीडेंस नहीं, वोल्टेज फेजर डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको? वोल्टेज फेजर डायग्राम, एलसीआर सर्किट का। अब ध्यान से देखो सर, यहाँ पे मेरे को साफ दिख रहा है कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री, मैंने बोला था ना ये वेक्टर नहीं है, लेकिन इनको ट्रीट कैसे करूंगा तुम्हें जब मैं लिखूंगा ना, है तो ये फेजर ही, लेकिन जब मैं इनको सोल्व करता हूँ ये लगभग ऐसा लगता है कि वेक्टर की तरह सोल्व हो रहे हैं। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए क्या फेजर और वेक्टर सेम चीज है, तो क्या बोलोगे? No. वेक्टर की तरह ही सोल्व से हो रहे हैं ऐसा लगता है, बट है नहीं सेम चीज। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं देखूं वी नोट क्या थी सर? टोटल वोल्टेज थी ना, ये तो कहीं पर भी नहीं आई। ये तो हो गई इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम, ये कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैक्सिमम। इन सबको जो तो सोल्व करके नेट रिजल्टेंट वैल्यू जैसे वेक्टर में लिखते थे, यहां पर जो नेट वैल्यू है वो क्या है? मैक्सिमम, जो सोर्स से आ रही है। कितनी है? देखो कितनी देर बाहर से, कितनी देर? वी नोट साइन में गई। उसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ ना क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? वी नोट है, वी नोट। तो इन सबको सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो वी नोट, वो यहाँ कहीं आएगी क्या? जैसे तुम वेक्टर में बनाते हो नेट वैल्यू वी नोट। यस सर। समझ में आ रही? ये टोटल वैल्यू है वी नोट। ये कौन से अक्रॉस होगी? रजिस्टर के अक्रॉस होगी। ये किसके अक्रॉस होगी? इंडक्टर के अक्रॉस। और वो किसके अक्रॉस होगी? कैपेसिटर।
अगर मैं वी नॉट बाद में बनाऊं तो भी अच्छा लगेगा, तुम्हें अभी सुनाता हूँ। अभी ये दिख नहीं रहा, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी के लिए इतना समझो, इन सबको भाई टोटल वोल्टेज ऐड करके मैक्सिमम कितनी आनी चाहिए, वी नॉट ही आनी चाहिए जो बाहर से आ रही है ना। तो इसको सोल्व करते हैं वो पहले। वी नॉट आर तो अलग ही डायरेक्शन में है सर, इसको तो वैसे का वैसे ही बना दिया मैंने। अब ये दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। Yes. वेक्टर में जब वेक्टर को मैंने कहा सोल्व वैसा ही होगा थोड़ा थोड़ा। वेक्टर में जब ऐसे करते थे, दो अपोजिट डायरेक्शन में होते थे, तो क्या करते थे एक दूसरे से Bigger माइनस to smaller minus. माइनस हो जाता है। और बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो किस में से कौन माइनस होगा यहाँ पर। V not L minus. नेट ऊपर की तरफ बनाऊं या नीचे की तरफ बनाऊं एरो। ऊपर की तरफ. तो ऊपर की तरफ बनाया है और थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि माइनस हो गया, इसलिए एरो का साइन छोटा कर दिया मैंने, दिख रहा है एरो का साइज। और नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नोट एल माइनस वी नोट C. सी। इन दोनों को ही माइनस किया ना, समझ में आ रहा है। Yes sir. सेम वेक्टर जैसे ही काम किया मैंने। अब इन दोनों का भी जो नेट रिजल्टेंट आएगा, मतलब इन तीनों को सोल्व करके वो किसका इक्वल आ रहा था, वी नोट। तो इन दोनों को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके कहीं बीच में ना। Yes sir. उसी रिजल्टेंट को बोल दिया टोटल वोल्टेज, जो कि क्या है वी नोट। ये दिख रहा है जो सोर्स की वोल्टेज है, मैक्सिमम वैल्यू देख रहा हूँ ना सबकी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, V not. वी नोट। V और ये रेजिस्टेंस वाले से कितना बना रहा है एंगल, मान लो 5, कितना बना रहा है 5। कोई दिक्कत, Yes sir. जो भी No. हल्का सा भी पार्ट है। वी नोट क्या है, टोटल वोल्टेज। वी नोट क्या है, क्या है Total. टोटल वोल्टेज। कब आई है, जब मैंने पूरे को सबको सोल्व कर दिया। तो सबको सोल्व करके जो रिजल्टेंट वैल्यू है ना, जो मैं रिजल्टेंट वैल्यू बोल रहा हूँ, लेकिन वो रिजल्टेंट वेक्टर की लिए बोलते हैं हम, पर मैं बोल रहा हूँ जो रिजल्टेंट वैल्यू है वही क्या है, वी नोट। वही क्या है बच्चों, वी नोट। V not. इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तुम साफ देख सकते हो भाई वी नोट का मतलब क्या होगा, वी नोट कब आएगा बच्चों, तुम खुद देखो। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इस वाले वेक्टर इस वाले के बीच में कितना बन रहा है, 90. तो जब भी दो वेक्टर 90 में होते थे, याद है तुम्हें, तुम ऐसे इक्वेशन लगाते थे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और उनका अंडर रूट। Yes sir. Result Yes, and sir. तो वैसे क्योंकि 90 हो जाता था कोस, तो उसमें तो तुम इसको भी ऐसे लिख सकते हो। वी नोट का वैल्यू अगर तुमने निकालना हो तो तुम क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ वी नोट आर का स्क्वायर R square plus वी नोट एल and माइनस C का whole square. वी नोट सी का होल स्क्वायर। whole square. याद है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला लगाते थे जो, Yes sir. वैसा वैसे। क्लियर है। Yes sir. तो ये वी नोट की वैल्यू आई है। ये वी नोट क्या है सर, वो टोटल वोल्टेज जो बाहर से प्रोवाइड की गई है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी। क्लियर है मैंने वी नोट कैसे निकाला है बच्चों, क्योंकि इसी के Yes, ऊपर sir. सारा आगे का प्रोसीजर डिपेंड है, सिर्फ इसी के ऊपर। इसी से सब समझ में आ जाएगा अगर तुम्हें वी नोट समझ में आ गया। किसी ने कुछ देखना है, इसको 2 मिनट देख लो अच्छे से, इस पे रिस्क नहीं ले सकते। हाँ शिवानी पूछो। सर ये समझ नहीं आया कि V नॉट C लेस देन V नॉट L क्यों लिया। ये मैंने एज्यूम किया बच्चे, किसी भी सर्किट में या तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कम हो सकती है या कैपेसिटर के अक्रॉस कम हो सकती है, या दोनों क्या हो जाएं, सेम इक्वल हो जाए। Same तीन ही तो केस बन Equal हो सकते हैं, जाए. तीन ही तो केस बन सकते हैं ना, हम तीनों केस मतलब डिस्कस V नॉट करेंगे। मतलब V नॉट L भी हम लेस देन V नॉट C ले सकते हाँ हैं। ये गिवन है, वी नोट एल बड़ा है वी नोट सी से, अभी के लिए ये गिवन है। इससे नेक्स्ट वाले में हम पढ़ लेंगे वी नोट सी बड़ा है, उससे नेक्स्ट वाले में पढ़ लेंगे दोनों क्या है, equal. बराबर है. तो ये तीनों केस पढ़ देंगे। इससे ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता ना केस, तीन ही केस हो सकते हैं बस। चलें अब। Yes sir. Yes sir. हाँ बोलो। सर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं हो लेस सकते। देन इक्वल टू वो होती है ट्यूनिंग सर्किट में, वो भी पढ़ लेंगे, वो लास्ट में होगा। ट्यूनिंग सर्किट बोलते हैं, तुम रेडियो करते हो ना जब, रेडियो, Yes sir. तो Yes sir. इनका केस समझ में आ जाएगा तुम्हें। अभी आगे चलेंगे ना, धीरे धीरे समझ में आएगा। चलो अब ध्यान से देखो, मैंने जो निकाला वी नोट वो किसके इक्वल है बच्चे, अंडर रूट ऑफ V नॉट V R not Plus V not minus V not C का whole square. अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ फटाफट, इसको वी ही लिख देता हूँ, इसको क्या लिख देता हूँ तुम्हें जो बुक्स में दिखेगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस VC whole square. बाकी अगर शॉर्ट में ना ही लिखूं तो कहीं कंफ्यूजन हो जाए, तुम सारी वैल्यू पुट कर दो, छोड़ो ऐसे लिख दो।
ठीक है, अब ध्यान से देखो हमने क्या बनाया था फेजर में, जितनी बार बनाओगे उतनी बार लर्न होगा। ये आई नोट था और वी नोट आर सेम डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में था क्या? Yes, sir. ऊपर क्या था? अब सोल्व करके बताना सीधा ऊपर क्या आया था। V naught L minus V naught E. L minus V naught. L माइनस वी नोट सी, और इसको सोल्व करके नेट वैल्यू क्या आई थी? V naught. V और naught. ये एंगल कितना है? V naught. 5. 5. अब इसी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पर सबके करंट की मैक्स, भाई वी नोट क्या इक्वल होता है, सिंपल सी बात, अगर मैं सबको बात करूं सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अंडर रूट करो वी नोट आर किसके इक्वल था एक्चुअल में? आई की V naught R. फॉर्मूला आई नोट इंटू आर का R. स्क्वायर Whole square. प्लस वी नोट एल किसके इक्वल है? आई नोट इंटू I know. I naught. माइनस वी नोट सी किसके इक्वल है? I naught I X. naught into XC. I naught into X C का whole square. अच्छा, करंट तो सीरीज है, सेम है सब में, आई नोट ही है, तो लास्ट जो टोटल सर्किट है उसमें भी करंट सेम होगा। अब सबके साथ रेजिस्टेंस आ रहा है, इंडक्टेंस आ रहा है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस आ रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है, तो टोटल में भी जो वोल्टेज के साथ होएगा कुछ रेजिस्टेंस की टर्म मल्टीप्लाई होगी ना करंट के साथ, तभी वी बनता है। करंट के साथ कुछ रेजिस्टेंस जैसा मल्टीप्लाई होता है तभी क्या बनेगा? वी बनेगा ना। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस जैसी कौन सी चीज है? रजिस्टर ही है। यहाँ पर क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पे है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ऐसे ही ये किसका, अब मैं इसको देसी भाषा में बोलूं तो क्या बोलूंगा? ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर का। समझ रहे हो ना? इसको देसी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं क्या? ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस। और ये वी नोट से जो आएगा वो क्या होगा? टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल वोल्टेज है, इसलिए यहाँ पर टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस उसको मैं लिखता हूं Z से, और इसी को बोलता हूं इंपीडेंस। क्या बोलता हूं? इंपीडेंस। क्लियर है सबको? भाई यहाँ पर मैंने वोल्टेज लिखी रेजिस्टर के अक्रॉस, तो जो रेजिस्टर आया वो भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, रेजिस्टेंस आया रेजिस्टर के अक्रॉस। ये वोल्टेज थी इंडक्टर के अक्रॉस, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये भी इंडक्टर के अक्रॉस था। ये वोल्टेज किसकी थी? कैपेसिटर की, तो जो रेजिस्टेंस आया वो भी किसके अक्रॉस आया? कैपेसिटर के। ये वोल्टेज इंडक्टेंस के इक्वल और कैपेसिटर में कैपेसिटेंस के इक्वल नहीं हो सकता। क्या? तो जैसे मतलब रेजिस्टर में रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर में इंडक्टेंस नहीं हो सकता। और रजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो अपोज प्रोवाइड करता है ना। यहाँ पर वी नोट एल के अंदर एक्सएल, ये जो टर्म आई है ये हमारे अपने आप नहीं है, हमने मतलब खुद से बनाई नहीं है ना, ये हमने याद करो उस इक्वेशन से डराइव की थी। जब हमने करंट की इक्वेशन लिखी थी इंडक्टर के केस में, तो ये आई थी हमारे पास। Yes, sir. तो ये इक्वेशन बनी, उसके बाद मैंने इसको कंपेयर किया कि हमारी रजिस्टर के केस में तो इक्वेशन बनी थी ये, है ना, लेकिन यहाँ पर ये बनी है। तो यहाँ पर जब हमने किया ध्यान से, v की वैल्यू सॉरी आई नोट इंटू आर, ये बनी थी हमारी किस केस में? रजिस्टर के केस में। ये कहाँ पर बनी है बच्चे? इंडक्टर के केस में। तो मैंने इसको कंपेयर किया कि साइन ओमेगा टी वाला फैक्टर तो ठीक है, ये भी साइन ओमेगा टी वाला फैक्टर है, ये आई नोट है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या रह गया बीच में? रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह क्या टर्म आई थी? Omega L. ओमेगा एल। इसलिए मैंने कहा था अगर ये रजिस्टर है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, रजिस्टर के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है, वैसे ही इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी, और उसका फॉर्मूला एल नहीं होगा, क्या होगा? Omega L. क्योंकि ये कंपेयर करने से आया। ऐसे ही कैपेसिटर वाले को कंपेयर किया तो क्या आया? 1/, Omega. ओमेगा सी। सी। तो ऐसे आया था बच्चे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हमने ड्राइव किया तो था, ये सारा किया था ना। Yes, sir. तो आई नोट अब जो है आई नोट कॉमन ले लो भाई, ये टोटल के अक्रॉस वोल्टेज थी, तो ये रेजिस्टेंस भी क्या आ गया? टोटल के अक्रॉस। टोटल के अक्रॉस टोटल सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया? Impedance. इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, और उसको Z से लिखता हूँ। अब आई नोट को बाहर ले लो, सब में आई नोट सब में सेम ही है ना, ये सारे स्मॉल आई नोट है। तो आई नोट का स्क्वायर यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ I. Not.
आई नॉट ही आ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है ना। यस Yes, sir. क्लियर है? तो आई नॉट Yes, अंदर yes, क्या रह sir. जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। आई नोट से आई नोट गया तो z किसके इक्वल आ गया? ध्यान से देखो, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अगर किसी सर्किट का इम्पीडेंस निकालना हो, उसका इम्पीडेंस का फॉर्मूला ये है, अगर वो सर्किट RLC का हो तो। समझ में आ रहा है क्या? एक्सेल की वैल्यू बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, Yes, इसी से sir. सब कुछ समझ में आएगा। अब इसीलिए मैंने बोला था ना, इसमें फॉर्मूला थोड़े ज्यादा होंगे। इस टॉपिक को हम 2 दिन लगा के करेंगे आराम से। लेकिन तो जो मैं करवा रहा हूँ वो धीरे धीरे पढ़ते जाओ, समझ में आना चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो जो समझ में ना आए, पूछ लो आराम से, बैठा हूं मैं यहीं। क्लियर है? Yes, यस sir. इम्पीडेंस Yes, निकालने का तरीका क्या है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, अब जो तुम बोल रहे थे एक्सएल बड़ा है एक्सी बड़ा है, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा बाद में। अभी तुम्हें पता है एक्सएल में से एक्सी माइनस बड़ा हो रहा है ना, एक्सएल बड़ा है एक्सी माइनस छोटा है, ये इम्पीडेंस का फॉर्मूला। तो सर ये सेम टू सेम वोल्टेज वाली चीज फॉलो नहीं कर रहा इम्पीडेंस वाला? जैसे उसकी इक्वेशन थी वैसे इम्पीडेंस की नहीं आ गई एकदम, देखो बस वहां पे V का स्क्वायर था, यहाँ पे रेजिस्टेंस के स्क्वायर आ गए। तो जैसे मैंने वोल्टेज को बनाया है वैसे ही मैं किसको बना सकता हूँ? तो देखना ध्यान से देखना, यहाँ मैंने V नोट R बनाया था, यहाँ पे V नोट R की जगह सिर्फ क्या बना दूं? R। यहाँ मैंने क्या बनाया था? V नोट L माइनस VC बनाया था, यहाँ क्या बना दूं? एक्सएल माइनस एक्सी। वेरी गुड, XL माइनस XC। यहाँ टोटल का V नोट बनाया था, यहाँ क्या आ जाएगा? जेड Z। और यहाँ पर 5 लिख दो तुम। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कोई भी डाउट है क्या? देख लो, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस का फेजर डायग्राम। क्या बोल देंगे? Phasor diagram of impedance. Impedance का phase. तो इसी चीज को अब डायग्राम में इन फेजर की जगह छोड़ के मैं किसी और चीज में भी बता सकता हूँ। इम्पीडेंस का ट्रायंगल बोलते हैं उसको, वो बहुत आसान होगा। देखो इक्वेशन बोलो इम्पीडेंस की, अभी जो बताई है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R square plus एक्सएल माइनस सी का होल होल स्क्वायर। तो मैं इसको कैसे बना लूं? देखो वही Z, ये क्या हो जाएगा? सेम बना रहा हूँ, बिल्कुल सेम, एक्सएल माइनस XL minus XC. और ये क्या हो जाएगा? आर R। तो इसको एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना पूरा। अगर इसको मैं वहां से यहाँ ट्रांसफर कर दूं पैरेलल शिफ्ट करके, ये भी क्या हो जाएगा? एक्सएल माइनस XC. इनके बीच में एंगल पाई बोल दो या कुछ भी बोल दो, समझ में आ रहा है? तो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको बोल देते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। Triangle. ठीक है? क्यों सर ऐसे क्यों बोला? सर ये देखो पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही नहीं लग रहा? जेड स्क्वायर, जेड क्या है? हाइपोटेन्यूज, आर क्या है? बेस, एक्सएल माइनस एक्सी क्या है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. जो हाइपोटेन्यूज निकालने का यही फॉर्मूला होता है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला नहीं आएगा उसके बाद? सेम। Yes, sir. इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बोल देते हैं। क्लियर है? इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब क्या है, अब इसको पढ़ना सीखेंगे। अब इन सबके मेन कर्व सीक्वेंस सीखेंगे कि ये है क्या चीज एक्चुअल में। इन सबको पढ़ तो लिया, डिराइव भी कर दिया, दोनों इक्वेशन को बच्चे से मैं एक बार दोनों चीजें तुम्हें दिखा दूं, ट्रायंगल और वो। ये दिख रहा है? ये हो गया इम्पीडेंस ट्रायंगल, यही लिखा था हमने। ठीक है? Yes, sir. इनके और ये हमारे पास इम्पीडेंस का ट्रायंगल है, और पीछे हमने फाई की फॉर्म में जो ये लिखा था, दिख रहे हैं? करंट लैग कर रहा है या वोल्टेज लैग कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. चल सकते हैं आगे? Yes, sir. अब देखो ध्यान से, अब यहाँ से अगर ये फाई है तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ जाएगा? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। एक्सएल माइनस एक्सी, और बेस क्या है? आर तो फाई हो गया फेज बोल देते हैं इसको। क्या बोल दोगे अभी के लिए? अभी के लिए बोल दो फेज। क्या बोलोगे? फेज। वैसे तुम्हें पता है ये किसके साथ एंगल बना हुआ है? जेड के साथ वाला, जेड के साथ वाला। अब सर ध्यान से सुनना, यहां तक तो समझ में आ गया। अब इनके सिग्निफिकेंस समझते हैं कि सर ये एक्चुअल में ये चीजें ये जो बनाई है आपने, अब ये पावर फैक्टर क्या है ये आगे सीखेंगे, बट ये एक्चुअल में जो चीज बनाई है आपने ये है क्या सर? आओ दोनों इक्वेशंस को रिवाइज कर लेते हैं, बट फटाफट आओ। z सबसे पहले, z जो मेन इक्वेशन है वो z की रहेगी।
z का इक्वेशन या v नोट का इक्वेशन क्या है? अंडर रूट ऑफ v V नोट not R r plus स्क्वायर प्लस V not ठीक है। अगर इसी में ही जो बच्चा बोल रहा था ना VL को बड़ा क्यों माना, अगर VC को बड़ा मान लेते तो क्या बन जाती? V not C minus V not C minus V not L का whole square। बस क्या कर दूंगा, V नोट L की जगह V नोट C लिख दूंगा, है ना? Yes sir। कोई फर्क? बोलो। No sir। No sir। L क्या कह रहे हो? अच्छा, ऐसे ही एक्सेल की बात करते हैं। Z का फॉर्मूला वैसे तो ये था, ये लिख रखा है जो, अगर मेरा इंडक्टर बड़ा होता तो सॉरी कैपेसिटेंस वाला रिएक्टेंस बड़ा हो तो क्या लिख दूंगा? XC माइनस XC minus XL का होल स्क्वायर। क्लियर है? इफ, ये भी इफ, बोलो 2 बार C क्यों लिखा आपने? क्या C12 हाँ जी। कहाँ पे, इसे 2 बार लिखा है ना आपने? कहाँ पर बच्चे? ये फॉर्मूला लिखा है V नॉट इज इक्वल टू ये L है, ये C है। सर इसे नीचे सर इधर V not R आ गया। ओह सॉरी, ठीक है, अब ठीक है। यस सर। मिस प्रिंट किया। अब ध्यान से देखो, अब ये क्या है, Z निकाल दिया, टोटल सर्किट का इम्पीडेंस, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? कुछ नहीं करना, तुम्हें क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे देगा, तुम्हें क्वेश्चन में XC की वैल्यू दे देगा, XL बोल देगा, और क्या Z नहीं निकाल पाओगे क्या? सब कुछ दे देगा। ऐसे ही तुम्हें V नोट R दे दे, V नोट L दे दे, V नोट C निकाल दे, क्या V नोट नहीं निकाल पाओगे? और फाई निकालने के लिए कह दे, क्या फाई नहीं निकाल पाओगे? XL और XC दे दे। सेम अभी करके देखेंगे, बट फिलहाल इक्वेशन सबको समझ में आई कि मैंने कैसे डिराइव की है सारी? Yes sir। पावर फैक्टर एक टर्म है, वो बहुत जरूरी है, वो अभी लर्न करेंगे, समझेंगे, मतलब लर्न तो कैसे से समझाएंगे, अभी आएंगे इसलिए। पहले एक क्वेश्चन हल्का सा कर दे। देखो, एक सीरीज सर्किट है, कितने रेजिस्टेंस का? 15 ohm। जरूरी नहीं है कि RLC ही मिले, तुम्हें RL मिल जाए, अगर सर्किट कैसा मिल जाए, RL, उसमें C हो ही ना, तब क्या होगा वो भी देख लेंगे। पहले RLC का ही कर लेते हैं। एक सीरीज सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस कितना है? 15, इंडक्टेंस कितना है उसकी? 0.08 और कैपेसिटेंस कितनी है? 30 माइक्रोफैराड। और अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 500 रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा की वैल्यू, ठीक है, 500, ठीक है। डज द करंट लीड और लैग द अप्लाइड वोल्टेज एंड बाय व्हाट एंगल? व्हाट एंगल मतलब फाई की वैल्यू। अब बताओ मुझे, करंट वोल्टेज से लीड करेगा या लैग करेगा, कैसे पता लगेगा? किसकी वैल्यू पूछी है इसने? पहली बात तो करंट ज्यादा होगा या कम होगा, कैसे पता चलेगा? हमें गिवन क्या है वो लिख देते हैं एक बारी फटाफट। आओ यहाँ पर देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ओमेगा C, ओमेगा L, XC, सब कुछ। हमें जो जो गिवन है वो लिख दो भाई। सबसे पहले R गिवन है, R की वैल्यू क्या है? 15 ohm। इंडक्टेंस यानी L की वैल्यू पता है 0.08, और कैपेसिटेंस यानी C की वैल्यू 30 माइक्रोफैराड। अब मेरे से पूछा है, बताओ करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ सर? करंट लीड कब करेगा? जब किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, वोल्टेज का। इंडक्टर का या कैपेसिटेंस का? कैपेसिटर का। कैपेसिटर में लीड करता है करंट। अगर करंट लैग करेगा तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? सिंपल सी बात। तो सर हमें एक इक्वेशन पता है, एक्सेल वाली, जेड वाली या वी नोट वाली भी कर सकते हो तुम। जेड वाली के अकॉर्डिंग आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर अंडर रूट निकालते हैं। अगर एक्ससी बड़ा हो तो एक्ससी माइनस एक्सएल का निकालेंगे। ऐसे ही टेंजेंट फाई अगर मैं निकालने लग गया तो क्या लगता था, ऊपर क्या रखता था? एक्सेल माइनस इसी से आंसर आ जाएगा अपॉन आर। पक्का? यस तो देखो क्या यही लिखा हुआ है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर लिखा हुआ है। बट मेरे को कैसे पता चलेगा इस इक्वेशन में? मैंने सिर्फ यही इक्वेशन यूज करनी है इसमें,
एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर आर। अगर तुम्हें पता है एक्सएल बड़ा होगा तो करंट क्या करेगा? लैग लैग करेगा। करेगा। ऑब्वियस सी Lag बात है करेगा। किसी इंडक्टर में। अगर एक्ससी बड़ा होगा तो करंट क्या करेगा? लीड करेगा। लीड तो एक्सएल अगर बड़ा होगा तो इन दोनों को माइनस करके आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर एंगल या मतलब आंसर नेगेटिव आ गया तो कौन बड़ा है, कौन ज्यादा है? इंडक्टर। एक्ससी। और एक्ससी बड़ा है तो करंट क्या करेगा? लीड या लैग? लीड है ना, कैपेसिटेंस। तो एक्सएल माइनस एक्ससी से ही ये डिसाइड हो रहा है। पहली बात तो मैं इसी को चेक कर लेता हूँ। एक्सएल की वैल्यू निकाल लो, क्या है? ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू एल। एक्ससी की वैल्यू क्या है? 1 बाय ओमेगा। ओमेगा कितना गिवन है बच्चे? ओमेगा 500। तो 500 लिख दो। एल की वैल्यू क्या है? 0.08। 0.08 यानी 8/100 माइनस 1/500 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? 30 माइक्रोफेरेड। यानी माइक्रोफेरेड यानी ऊपर जाके 10 की पावर माइनस जाएगी ना। -6 उधर है तो ऊपर जाके प्लस। तो ये 0 से 0 कट गया तो क्या आ जाएगा? 40 माइनस, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1000 इंटू 1000 लिख दूं क्या? यस सर। यस सर। तो ये कितना हो गया? 2 है ना। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 40 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 30। तो ये कितना आ रहा है आंसर? 3 6 18 यही आएगा ना। फिर से 66 कुछ आएगा। बोलो हाँ या ना। अरे भाई यस सर। यस क्या है? 0.7। 66.7 लिख दूं सीधा ही? यस सर। यस सर वो भी मेरे लिए जरूरी नहीं है, पर मेरे को इतना समझ में आ रहा है ये आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो किसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है? सर कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस हैज मोर इफेक्ट। कैपेसिटर हैज मोर इफेक्ट। तो कौन लीड कर रहा है और कौन लैग करेगा? कैपेसिटी लीड करंट क्या करेगा? करंट लीड करंट लीड करेगा। सिंपल सी बात। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। डज द करंट लीड और लैग? तो क्या बोलोगे? लीड। और अब पूछ रहा है कितने एंगल से, तो यानी फाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो फाई की वैल्यू तो मैं आराम से निकाल नहीं दूंगा क्या? यस सर एक्सएल तुम्हें पता है, एक्ससी तुमने निकाल दिया यही। इसको बस किससे डिवाइड करना है? आर से। आर कितना है? 15। आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ। बोलो बोलो बोलो। एक्सएल एक्ससी मैंने निकलवा दिया। उसका डिवाइड बाय किससे करना है? बस 5 से 15 से। तो देख लो एक बार, देख लो फिर भी किसी को डाउट है तो देखो। यही किया है ना। 40 माइनस 66.7 अपना भी यही आया था। 40 माइनस 66.7 तो कर दो। 40 में से 66.7 और डिवाइड बाय 15 करके क्या आ रहा है? -1.78। तो यानी फाई की वैल्यू। अब ये तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा टेंजेंट फाई किसके इक्वल है? अगर -1.78 तो फाई किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ, यानी टेंजेंट इनवर्स माइनस ऑफ क्या? तुम इतना ही करके छोड़ देना, ये आंसर में वैसे लास्ट में गिवन होगा। समझ में आ रही है? तुमने इतना ही निकालना है। तो फाई निकालने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर मान लो क्वेश्चन में गिवन है तुम्हें ये इसकी वैल्यू है 60.6, तो इसका मतलब करंट लीड कर रहा है, ये तो पहले ही पता था। फाई ने ये बता दिया कि कितने एंगल से कर रहा है? 60.67 क्लियर है क्या? यस सर। यस सर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो यहाँ पर। सर अगली स्लाइड निकालना है एक बार। पिछली मतलब यस सर कैपेसिटर कहाँ से इफेक्ट ज्यादा आया? तो मैंने तो एक्सएल माइनस एक्ससी से कर लिया। अगर एक्सएल माइनस एक्ससी पॉजिटिव आता तो करंट क्या कर रहा होता? लैग तब भी लैग भी कर रहा होता तो भी आंसर तो ऐसा ही निकालता ना, टेंजेंट फाई की फॉर्म में। बस उस एंगल से अब लैग कर रहा होता। यस अब उस एंगल से क्या कर रहा है? लेकिन लीड कर रहा है क्योंकि एक्ससी का इफेक्ट ज्यादा है। चलें आगे। यस सर। यस देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझो। इसके बाद एक कंसेप्ट और कराऊंगा हल्का सा। एक एलआर सर्किट गिवन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? अब
अब यहाँ पर पावर फैक्टर समझना पड़ेगा तुम्हें थोड़ा सा, बट मैं एक और क्वेश्चन समझने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो आरएमएस, वीएल, वीसी एंड वीआर आर मेजर्ड रिस्पेक्टिवली। कौन कौन सी वैल्यू बोल रखी है? आरएमएस वैल्यू किस किस की सर? वीएल की, वीसी की एंड वीआर मेजर्ड रिस्पेक्टिवली। आरएमएस देखो, ये जो तुम लिखते हो ना बच्चे, ये वी नोट, या तो ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिखा करो या किसके लिए लिखोगे? आरएमएस के लिए। आरएमएस के लिए भी लिख सकते हो। किस किस के लिए लिख सकते हो? अभी तो हम सबकी जगह वी नोट लिख रहे थे ना, वी नोट की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं? वी RMS दोनों के लिए फॉलो होगा ये। अच्छा, अब आरएमएस दे रखी है तो लिखेंगे तो वही फॉर्मूला, तो वही लगाते हैं। अब लेकिन इसने क्या दे रखा है? वीएल रेशो वीसी रेशो वीआर कितना दे रखा है? 1:2:3। 1:2:3। अब जिसने एक्स्ट्रा क्लास लगाई थी ना बच्चे, उसको हमने ये रेशो वाला क्वेश्चन सोल्व करने सिखाया था। किसी को याद है? मैंने बोला था कि 1:2:3 ऐसी कोई चीज आती है तो वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, उनकी रेशो दे रखी होती है। यानी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर VL 1 नहीं है, VC 2 नहीं है, VR 3 नहीं है, लेकिन इनकी रेशो 1:2:3 है। रेशियो 1:2:3। रेशो करेंगे। अगर RMS वोल्टेज बता रखे है सोर्स के, टोटल वोल्टेज, यानी जो V नोट लिखते थे, अब यहाँ पर V RMS लिखूंगा, वो कितनी है? 100 वोल्ट। जो नेट वैल्यू आती थी ना इम्पीडेंस में, ऐसे नेट वैल्यू वो कितनी दे रखी थी? अब 100 वोल्ट। R के अक्रॉस, L के अक्रॉस और C के अक्रॉस की क्या रख रखी है? रेशो दे रखी है। हमें पता है, अगर इसने VR पूछा है तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है सर। V टोटल का जो स्क्वायर है, V RMS टोटल वाले का, वो किसके इक्वल होता है? V R का स्क्वायर प्लस VL माइनस, VC का क्या यही लगते थे? यही यस सर। अब बात आती है सर, किसकी जगह क्या वैल्यू पुट करें सर? अभी ना VR की वैल्यू पता, VR की वैल्यू तो इसने पूछ ही ली सर। ना VL की पता, ना VC की पता, VRMS का पता है मेरे को कितना है? 100। 100। ये तो गिवन है। चलो ये तो चलो गिवन हो गई। अब किसकी जगह क्या पुट करूं? सिंपल सी बात, मैंने उस दिन भी बताई थी। इसको कैसे लेट किया करो बच्चों, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। यहाँ VL रेशो क्या क्या दे रखा है? VC रेशो VR ये दे रखी है 1:2:3। मेरे को नहीं पता ये 1 आएगा, लेकिन इतना पता है ये VL 1 का मल्टीपल ही आएगा हमेशा, है ना। जब भी अगर मैं बोलूं A/B आ रहा है 2:4, है ना, तो ये कुछ कितना भी हो सकता है सर, ये बताओ मुझे। 8:16 भी तो हो सकता है ना। Yes sir. और क्या हो सकता है? ये 6:12 भी तो हो सकता है सर। ये हो सकता है। Yes sir. 3 2 6, 3 4 12, तब भी 2/4 रहेगा आंसर। दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है? 2/4 रेशो का। तो यानी चाहे ये ऊपर A की वैल्यू 8 हो, चाहे 6 हो, चाहे 2 हो, होगी हमेशा 2 का मल्टीपल ही। तुम चेक कर लो, चाहे हमेशा किसका मल्टीपल होगी? 2 का। ऐसे नीचे वाला हमेशा किसका मल्टीपल होगा? 4। तो यानी मैं बोल सकता हूँ A 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन 2 के मल्टीपल के इक्वल आएगी। मल्टीपल को मैं K से लिख दूं या X से लिख दूं तो Yes, K sir. की इक्वल आएगी 2K। ऐसे ही B की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? हमेशा 4K। ऐसे ही यहाँ पर अप्रोच लगाओ। VL 1 नहीं होगा, लेकिन 1 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। तो क्या लिख दूं? 1K. तो मैं VL को अब लिख सकता हूँ 1K के इक्वल। ऐसे ही VC को क्या लिख सकता हूँ? 2K. ऐसे ही VR को क्या लिख सकता हूँ? ठीक है। क्लियर है? अब इनकी वैल्यू पुट कर दो सर इसमें। VR की तो वैल्यू निकालनी है ना। अभी मैं VR को ऐसे का ऐसे ही लिख दूं चाहे भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। VL की जगह क्या लिखूं? K स्क्वायर माइनस VC की जगह क्या लिखूं? 2K स्क्वायर। अब तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है कौन लीड कर रहा है? VC ज्यादा आ रहा है ना। यस सर। तो मैं VL VC की जगह सीधा लिख सकता हूँ VC माइनस VL। ये तो मेरे हाथ में ही है ना बच्चे, कौन भी ज्यादा हो। अब गिवन ही क्या है? VC गिवन है, तो क्या मैं VC माइनस VL लिखूं या VL माइनस VC लिखूं? कोई बात नहीं, तुम VC माइनस VL लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर नेगेटिव आएगा। फिर से नेगेटिव का हो क्या रहा है? फिर से हो क्या जाएगा? वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तुम पॉजिटिव भी लिख दो चाहे नेगेटिव लिख दो। तो 2K में से क्या माइनस किया है? 1K। ये K स्क्वायर माइनस 2K स्क्वायर है ना। तो मैंने लिख दिया VC मतलब 4K स्क्वायर माइनस, रुको, VC कितना है? के 4K या 2K माइनस K का होल स्क्वायर। क्या यही होगा क्या?
Yes, sir. ऐसे ही Yes. VL को क्या लिख सकता हूँ मैं, R को क्या लिख सकता था, अगर तुम चाहो तो R को भी लिख लो। R को क्या लिख दूं, V of R, 3K। 3K का स्क्वायर यानी कितना, 9K square. 9K square. प्लस में ये कितना आ जाएगा, K square. K स्क्वायर, K square. यानी 10K स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 100 अंडर रूट 10K। 100K. तो यानी ध्यान से देखो क्या बोला है मैंने, K किसके इक्वल आ गया, 100 रूट 100 upon root 10. यही आ गया क्या, Yes, sir. बोल दो यही आ गया। देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है, मैंने सिर्फ इक्वेशन यूज करी है सर, VRMS वाली, ये वाली सिंपल सबकी वैल्यू पुट कर दी। VR को मैंने 3 बोलना था ना, 3K, VR को क्या लेट किया है 3K, VC को क्या लेट किया है 2K, और VL को क्या लेट किया है 1K। बस वैल्यू पुट कर दी तो मेरी K की वैल्यू आ गई 100 बाई रूट 10। और जैसे ही मेरी K की वैल्यू आई क्या 100 बाई रूट 10, तो मैं को पूछी किसकी थी, बताना किसकी वैल्यू पूछी है, VR VR की। तो VR किसके इक्वल आएगी, अब तुम खुद ही बता दो। VR को लेट क्या किया था 1 इंटू, Upon root 10. VR को क्या लेट किया था 3 इंटू 3 into K. 100 by root 10. K की जगह क्या आएगा, 100 by root 10. तो VR की वैल्यू क्या आ गई, 300 upon root 10. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी डाउट है तो लास्ट टॉपिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोल्ड ड्रिंक के गिलास से समझेंगे, वो कभी कभी समझ नहीं आता बच्चों को, तो ध्यान रखना। हाँ बच्चे, शिवानी। सर अगर मतलब जैसे C और L की पूछी होती तो 2 से मतलब ये मल्टीप्लाई करना था। K की वैल्यू पता लग गई तुम्हें, तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2K, VL की वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगी K। क्लियर है क्या, 300 बाई रूट 10 आ गया आंसर। किसी को कोई डाउट, No, No, sir. नहीं sir. तो देखो यही आ रहा है 300 बाई रूट 10। क्लियर है सबको, ये हमारे Yes, पास क्या आया था 100 बाई रूट 10x, तुम्हारा भी यही आया था सेम। Yes, sir. सेम, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। 90 कैसे किया? 90 वोल्ट कैसे आएगा? इन्होंने कुछ पंगे कर दिए होंगे इसके अंदर। VR को क्या लिखा है इन्होंने, रूट 10 की वैल्यू लिखी होगी क्या? हाँ उन्होंने वैल्यू लिख दी होगी आई थिंक, देख लेते हैं कोई बात नहीं। 3 इंटू 100 बाई में रूट 10, यही आंसर आ रहा है, सही तो आ रहा है। करो इसको, 10 को 100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 इंटू ने अप्रोक्सीमेट कर दिया बच्चे, ये दिख रहा है अप्रोक्सीमेट का साइन। 100 को क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, और नीचे क्या है रूट 10. रूट 10। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 3 3 रूट 10 इंटू रूट 10 3.6. डिवाइडेड बाय रूट 10। एक रूट 10 से एक रूट 10 कट गया, 30 रूट 10। अब रूट 10 की वैल्यू पुट कर देना, 3 पॉइंट कुछ आएगी, तो 30 इंटू 3 पॉइंट कुछ क्या होगा 3.16 आते हैं. 90 कुछ। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है ना उसने, ये साइन लगा रखे देखो, तो 30 गुना 3 पॉइंट समथिंग लगभग 90 आएगा, इसलिए आंसर लिख दिया 90। क्लियर है सबको, चले आगे। Yes, Yes, sir. sir. कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी। चलो अब Yes. लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हालांकि इसके टॉपिक्स और भी हैं, हम आज के लिए लास्ट पढ़ेंगे, वो बहुत आसान है इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, लेकिन बच्चों को कभी समझ नहीं आता, इसलिए एक एनालॉजी के साथ समझेंगे। देखो उसका नाम है पावर फैक्टर। क्या है पावर फैक्टर? देखो 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं इस सर्किट में, कौन कौन से सर, एक तो रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। मैंने एक टॉपिक तुम्हें बताया था कि हम बाद में पढ़ेंगे चैप्टर के एंड में, एलसी ऑसिलेशन, याद है जब इंडक्टर Yes, पढ़ sir. रहे थे मैंने, लेकिन उसका मेन मोटिव तुम्हें बता दिया था कि एनर्जी जो है वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इंडक्टर किसकी फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है ना सब, इंडक्टर का फॉर्मूला होता है एनर्जी का हाफ L/I², और कैपेसिटर में क्या होता था हाफ C। जब भी L और C इकट्ठे लगे होंगे, हमने कुछ ऐसे कंडीशन रखी होंगी, तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी ऑसिलेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड से कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड से कन्वर्ट हो जाएगी मैग्नेटिक, ऑसिलेशन का काम करेंगे। ये काम जो है इंडक्टर और कैपेसिटर एक्चुअल में ये पावर एब्जॉर्ब नहीं करते, ये बस एनर्जी का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं। एक्चुअल जो पावर जहां पर यूज होती है वो कौन यूज करता है, रेजिस्टर। और इसी को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं, रेजिस्टर को लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
लोड कुछ भी हो सकता है सर, बल्ब लगा दिया वो लोड हो गया, है ना। मैंने कोई अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा दी, स्विच मतलब कोई प्रेस लगा दी, वो भी क्या हो गया मेरा, लोड हो गया सर। ये सब लोड हो गया, ये रजिस्टर की फॉर्म में आते हैं। तो एक्चुअल पावर जो हीट होती है, जो पावर होती है वो हीट नहीं, पावर जो एब्जॉर्ब करेगा वो कौन होएगा, रजिस्टर एक्चुअल, जिसके कारण हमें दे भाई, हमें तो पता है रजिस्टर को लोड बोल रहे हैं, तो बल्ब तो हमारा कब जलेगा, जब पावर किसको मिलेगी, रजिस्टर एब्जॉर्ब करेगा। जब रजिस्टर का फिलामेंट हीट होगा तब बल्ब जलेगा ना। हमें इंडक्टर और कैपेसिटर का इतना नहीं होगा ना, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर भी जरूरी होंगे। क्या करेंगे, ये एक्चुअल में पावर तो नहीं यूज कर रहे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, पैसिव काम कर रहे हैं। मतलब सर जैसे एक मोटर होती है, ये काम करते हैं मोटर की तरह। मोटर की तरह क्या मतलब, होती है। हाँ ऐसा समझ लो, ये एक्चुअल काम तो नहीं कर रही, लेकिन ये काम करने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। ये एक्चुअल में पावर, जो एक्चुअल पावर चाहिए वो तो रजिस्टर को चाहिए, लेकिन हेल्प कौन करवा रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर। लेकिन एक्चुअल पावर किसकी है, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर। तो टोटल पावर में अब समझो, तो इफेक्टिव पावर का मतलब हो गया कि एक्चुअल में बल्ब का जलना या किसी भी रेजिस्टेंस का या भी किसी भी लोड का वर्क करना किस पे डिपेंड करेगा, जितनी पावर किसको मिले, रजिस्टर को। अगर मतलब जितना पावर कौन यूज करे, रजिस्टर। पावर रजिस्टर को ज्यादा यूज करने को मिलेगी तो हमारा काम भी अच्छा होगा, है ना, क्योंकि सारा उसमें रहेगा। लेकिन जो टोटल पावर होगी वो होगी तो किसके हिसाब से, तीनों एलिमेंट के हिसाब से, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। लेकिन असली काम किसका होगा, रजिस्टर। हमारी आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी, रजिस्टर वाली, कितना। अब इसी को सिंपल एग्जांपल से समझो। ये कोल्ड ड्रिंक दिख रही है तुम्हें, दिख रही है, उसके ऊपर एक फोम दिख रही है, झाग सी दिख रही है। जब पीने जाओगे तो झाग पीते हो या नीचे वाला पानी पीओगे, लिक्विड पार्ट। ऊपर वाला समझ लो गैस है या झाग है, कुछ भी मान लो तुमको तो एक्चुअल में पार्ट कौन सा चाहिए, ये नीचे लिक्विड वाला ना, ये वाला। इसको इसलिए क्या बोला हमने, रियल पावर। लेकिन क्या वो तुम्हें बिना इसके दे देगा क्या, कोल्ड ड्रिंक वाला? जो भी है तुम समझो ना उसको, मेन बात समझो इसकी। ऊपर वाली चीज देखो ध्यान से, देखो क्लास का टाइम हो रहा है, ध्यान से समझो। ऊपर वाली चीज क्या तुम्हारे किसी यूज की है अभी? नो सर। लेकिन उसका जो काम तो है यहाँ पर, तो वो कौन सी पावर है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर मतलब जो हेल्प कर रही है, लेकिन उसका एक्चुअल में इतना हमारे लिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं। तो हमारे लिए जो टोटल पावर है, अपेरेंट पावर क्या है, अपेरेंट पावर, उसको कहाँ से आया सर, वो रिएक्टिव पावर से भी आई है और किससे आई है, एक्चुअल पावर से, यानी रियल पावर भी है उसके अंदर। ये तो हो गई टोटल पावर, इसको बोल दिया अपेरेंट पावर, जो तुम्हें दिख रही है। इसमें टोटल पावर, जैसे ऐसा लग रहा है ये ग्लास पूरा भरा हुआ है, क्या पूरा भरा हुआ है क्या, नहीं। एक्चुअल में तो ये हमें जो एक्चुअल वाला पार्ट है वो तो सिर्फ इतना ही भरा हुआ है ना। यस सर। ये वाला तो समझो, यहाँ तक ये वाला तो वेस्ट ही हो गया, वेस्ट भी नहीं हो गया, जरूरत भी है इसकी, रिएक्टर पावर है। तो यहाँ पर ये जो इंडक्टर और कैपेसिटेंस का काम है, ये कौन सी पावर का यूज हो रहा है, रिएक्टर पावर। कौन है, कौन यूज करेगा इसके लिए, रेजिस्टर। तो अब इसी चीज को भाई, जिस चीज में अपेरेंट पावर तो कितनी भी हो, एक्चुअल हमारा वर्क करेगा जो कितनी कौन यूज कर पाए, रजिस्टर। इसीलिए एक वर्ड यूज होता है पावर फैक्टर। क्या यूज होता है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब जो अवेलेबल पावर है वो कितनी ज्यादा है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना रजिस्टर को मिली है ना। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल तो कितना है रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का, Z। लेकिन चाहिए किसको, सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, तो R/Z हमारा एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। समझ में आ रहा है? और ये पावर फैक्टर को अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं इसका, क्या कि एक्चुअल पावर मेरे पास अवेलेबल क्या है, अपेरेंट पावर में से, उसमें से अपेरेंट पावर में से एक्चुअल पावर कितनी पता कैसे पता लगेगी, मैंने वो ऊपर फोम को हटा दिया, ऊपर वो झाग को हटा दिया, वो एक्चुअल पावर है। और वही निकालने का फॉर्मूला क्या है, R/Z। समझ में आ रहा है? अब R/Z तुम आराम से निकाल दोगे। हमने एक सर्किट बनाया था बच्चों, जिसमें ये तो था Z, ये क्या था R था फाई, और ये था XL माइनस XC। तो अगर मैं तुमसे बात करूं R/Z, ये कौन सा थीटा बन रहा है बताना, R क्या है यहाँ पर,
आर क्या है Secant theta. theta. और जेड क्या है हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse. तो बेस क्या बनता है, ये कौन सा थीटा बनता है Cos cos theta. कोस फाई। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला भी क्या हो गया कोस फाई। तो कोस फाई अगर पावर फैक्टर पूछे तो तुमने सिर्फ आर को जेड से क्या कर देना है divide. डिवाइड। समझ में आया है क्या? Yes ये है sir. हमारा पावर फैक्टर। तुमने आर को जेड से सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा पावर फैक्टर आ जाएगा। एक्चुअल में पावर कितनी अवेलेबल होगी तुम्हारी, समझ में आ रहा है? अगर देखो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी झाग हुई लेकिन कोल्ड ड्रिंक की वैल्यू कम हुई, तो क्या तुम्हारे असली पावर फैक्टर होगा? असली पावर No. उसमें दिखेगी तो सही बहुत पावर है, लेकिन वो सारी पावर, वो सारा क्या है, जैसे लेस का पैकेट होता है ना, सारी गैस होती है, अंदर जो माल होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है ना, उसका पावर फैक्टर बहुत कम है, उसका पावर फैक्टर बहुत कम है। और इसी क्लास में अगर मैं बात करूं, इसके अंदर गैस बहुत हो, झाग बहुत हो, लेकिन अंदर वाला जो लिक्विड पार्ट है वो जो मेरे को पीना है वही ना हो, बहुत कम हो, तो उसका भी पावर फैक्टर क्या होगा? बहुत काम होगा। ऐसे ही जितनी पावर रजिस्टर के लिए अवेलेबल है वो बहुत ज्यादा हो तब पावर फैक्टर ज्यादा, नहीं तो पावर फैक्टर कम। इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके आना। ये दिख रहा है क्वेश्चन? Yes sir. पहले सर्किट में हमारा एल और आर लगा हुआ है बच्चे, ठीक है? अभी कैसा दे रखी है? ओमेगा ही दे रखी है, कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, एल और आर, और एल की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 2R. 2R। तो तुमसे पूछा है बाद में इसके अंदर कैपेसिटर भी ऐड कर दिया, अभी तो यही है ना सिर्फ, तो अभी के लिए पावर फैक्टर क्या होगा? कोस फाई। कोस फाई क्या होता है? आर अपॉन Z. जेड। तो आर तो आर है ही, जेड कैसे निकालते थे? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस, लेकिन शुरू में तो क्या कैपेसिटर लगा हुआ है? शुरू में नहीं लगा हुआ, अभी तो सिर्फ यहां तक पढ़ो क्वेश्चन को, तो कैपेसिटर की बात ही नहीं है। तो कैपेसिटर नहीं है तो एक्स क्या हो जाएगा? 0. तो आर अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर प्लस वैल्यूज पुट कर दो, ये शुरू की बात है। आर की जगह आर लिखो, आर की जगह आर लिखा, एक्सएल की वैल्यू कितनी है? 2R. 2R नहीं, ओमेगा इंटू 2R है ना। Yes. एक्सेल या नहीं, Yes, पूरी sir. दे रखी है, पूरी दे रखी है बच्चे, सॉरी, ये देखो क्या दे रखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही क्या दे रखी है? आर। तो एक्सेल की वैल्यू, और पहली वाले में क्या दे रखी है? इंडक्टिव रिएक्टेंस 2R। तो आर एल नहीं दे रखा, सीधा ही क्या दे रखा है? हमें और काम आसान कर दिया हमारा, एक्सेल की जगह क्या लिख दूं? 2R। तो 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4R square. तो ये क्या हो जाएगा? आर अपॉन में √5 आर, यही बन जाएगा क्या? R से R cancel हो आर से आर कैंसिल भी कर सकते हैं क्या? तो क्या आ जाएगा? 1/√5। ये आ जाएगा पावर फैक्टर पहले वाला, जब कोई कैपेसिटेंस अभी कनेक्ट नहीं है. किया। अब इसने कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया, उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी क्या है? आर। अब हमारे पास कुछ ऐसा केस बन गया, आर एल सी, वही सब कुछ, ये आर है, इसकी कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी थी? 2R, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है? फिर से आर। अब इसका कोस फाई क्या हो जाएगा? कोस फाई का फॉर्मूला तो वही आर अपॉन जेड। आर को आर लिखते हैं, जेड को क्या लिखते हैं? √R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस आर की जगह आर की जगह आर, एक्सएल की जगह क्या लिखूं बच्चे? 2R. 2R. माइनस एक्स की जगह, तो क्या बन जाएगा बच्चे? R 2R माइनस आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? 2R स्क्वायर। तो आर से आर कट जाएगा बात, तो 1 क्या आ जाएगा? ये तो नया कोस फाई, नया पावर फैक्टर आया 1/√2, पुराना आया था 1/√5। तो नए में से पुराने को क्या करना है? रेशो पूछिए ना। हाँ, तो कोस फाई वाला डिवाइडेड बाय कोस फाई पुराने वाला, तो 1/√2 को किससे डिवाइड कर सकते? 5 आएगा. √2 को डिवाइड कर दो 1/√5 से, तो वो डिवाइड की साइड में तो ऊपर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 5/√2. क्लियर है क्या? ये क्या हो गई इनकी रेशो, ये 5' बोल। डन है क्या? Yes sir. किसी को कोई भी डाउट तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, ये आ भी गया।
किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, बट कुछ भी रह गया हो समराइज जरूर करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ तो तुम लोग, ताकि सबके दिमाग में घुस जाए। अब कोई क्लास तो नहीं है, 1 मिनट और रुक जाओगे? 1 मिनट और रुक जाओ, समराइज कर देते हैं। हालांकि करने तो बहुत क्वेश्चन थे। अब ये होमवर्क क्वेश्चन लिख लो बच्चे, ये होमवर्क 1, ये होमवर्क 2 और ये होमवर्क। कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुमने नहीं किया हुआ हो, ठीक है? हो जाएंगे ये Yes. और मैक्सिमम क्वेश्चन जो और होंगे वो हम अभी बाद में बात कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन वैसे मैंने ना चेक करने के लिए लिया था, ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं, तुम्हें याद हो तो। मैंने क्रिच ऑफ लॉ लगाना सिखाया था जब यहाँ पर। नहीं आ गया यार, मैं बैठ था। क्लोज लूप नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी क्रिच ऑफ लॉ लगाया था यहाँ पर। यस सर। मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि इसको एसी में भी डाल रखा है इन्होंने ऐसे क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वैसे हम कर चुके हैं, तो हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वैसे एक यही है होमवर्क में 3 क्वेश्चन। समरी कर देते हैं इसकी, आ जाओ फटाफट। तो हमें पता चला सर इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा टोटल का? एक्सेल एक्सी का होल। ये कब होगा? जब एक्सेल क्या हो? बड़ा हो। और इसमें कौन डोमिनेट कर रहा होगा? इंडक्टर डोमिनेट कर रहा होगा। यस सर। अच्छा, ऐसे ही वी नोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी नोट आर स्क्वायर प्लस। अच्छा, ये चीज सेम चीज तुम किसके लिए भी लिख सकते हो? सेम एप्लीकेबल फॉर आरएमएस। आरएमएस। वेरी गुड, आरएमएस। लेकिन नॉर्मल वाले के लिए मत लिख। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब cos फाई पावर फैक्टर क्या होता है? टेंजेंट फाई क्या होगा इम्पीडेंस की फॉर्म में? और ये उल्टा भी हो सकता है, एक्सी माइनस एक्सएल। अगर यहाँ पर तो इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। क्लियर है क्या? ये था हमारे पास आरएलसी सर्किट। और अगर अभी मैंने एक सर्किट का क्वेश्चन भी कराया जिसमें सी नहीं था, तो वहां पर एक्स सी क्या हो गया? 0। अगर एल नहीं होगा, सिर्फ आर और सी होते तो क्या 0 हो जाता? तो ये कर लोगे ऐसे ही सबके केस में सब कुछ? यस सर। तो आरएलसी सर्किट का एक पार्ट हमारा आज खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, इसमें पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें कि रेजोनेंस क्या होता है। अभी तो हमने देखा या तो एक्सएल बड़ा है या क्या बड़ा है? अब दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं। एक्सएल बड़ा होगा तो इंडक्टर डोमिनेट करता है, एक्ससी बड़ा होगा तो कैपेसिटर डोमिनेट करता है। दोनों इक्वल हो जाए तो कौन डोमिनेट करेगा? दोनों इक्वल हो गए तो कौन बचेगा? रेजिस्टेंस डोमिनेट बचेगा। हाँ बोलो दीपिका। रेजोनेंस तो केमिस्ट्री में होता है ना? हाँ, रेजोनेंस लास्ट पार्ट होता है, जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाए वो रेजोनेंस होता है। ठीक है? हाँ, वो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, उसी में लास्ट में। तभी तो बोल रहे हैं, तब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का काम होगा, रेजोनेंस। चलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो वो होमवर्क क्वेश्चन ना इसके बेस पे थे जो आपने आज कराया। मैं देखता हूँ, लेकिन नहीं, क्वेश्चंस तो वो दूसरे थे बच्चे मैंने जो दिए थे। मैंने दिए ही नहीं ऐसे नए क्वेश्चंस तो। पावर वाला भी तो था एक। पावर वाला क्वेश्चन नहीं था, थर्ड वाला था, उसमें पावर वॉट में निकली। देखो कहाँ है इसमें, बताओ बताओ। सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने किए हुए हैं। ये तो नॉर्मल पावर है, ये सिर्फ आरएमएस की फॉर्म में था, वो भी बता देंगे कैसे करना है। बट ठीक है, जिसमें आरएमएस की टर्म वो वाली भी यूज करेंगे, cos फाई वाला अगर तुम कह रहे हो, वो एग्जैक्ट नहीं होगा इसमें। वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस से भी हो सकता था ये। बट अभी के लिए देखो, ये तीनों क्वेश्चन तो कर देने चाहिए थे वैसे। ये 4 क्वेश्चन थे कर दिए, बाकी तो ट्राई करके आना। देखो होमवर्क बढ़ गया ना, अब टोटल 7 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। समझ रहे हो? चलो अच्छी बात है अगर कर दिए तो। बाकी जो रह गए वो करके आना। हाँ प्रीशु, करके आपको सेंड भी करने हैं? हाँ बिल्कुल करने हैं बच्चे सेंड, अभी तो पता लगेगा किसने किया है। ठीक है? ग्रुप में भेज दो तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर पर्सनल भेजोगे तो मेरे को दिखने के चांसेस कम रहते हैं। सर हमारा तो ग्रुप ही नहीं है। तुम पर्सनल भेज देना फिर, ठीक है? जिसका ग्रुप नहीं है वो पर्सनल भेज देना अभी। और नेक्स्ट क्लास में ऐसा करना, जिसने ग्रुप, जो ग्रुप का एडमिन है ना मेरे अलावा, और जो भी मैं हूँ या नहीं हूँ मेरे को पता नहीं, यहाँ इस चैट पर, मीट वाली चैट पर उस ग्रुप का लिंक पेस्ट कर देना। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में
क्लियर है सबको? सर सुनो, हाँ, ताकि ये नए बच्चे भी हो जाएं। हाँ बच्चों सर बोलो। वो एक्सएल माइनस एक्स अगर